अजीत जी नमस्कार। इंडियन बिजनेस टीवी में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सिटी सर, नमस्कार। तो आज मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हुआ है, काफ़ी वॉलेटिलिटी चल रही है 2-3 दिनों से। तो इसके बाद बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मार्केट देखिए, जैसे जैसे पता है सबको कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने टैरिफ लगाए हैं ग्लोबल, ऑल ओवर द मेजर ऑफ द कंट्रीज, तो उसके चलते थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ना ज़्यादा ही ऊपर नीचे हुआ है मार्केट। अगर अगर देखा जाए तो कल के लोगों के पास से एक अच्छा खासा रिकवरी देखने मिला है ऑलमोस्ट स्टॉक्स में। और इंडेक्स में भी देखा जाए तो इंडेक्स में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट कल का लो से आज का क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर है। तो कल का क्लोज के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट थोड़ा बहुत अभी भी ट्रेंड बताना थोड़ा मुश्किल है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल ही रहेगा ओवरऑल, क्योंकि हर रोज एक नया न्यूज़ आया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा साइडलाइन हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी जैसा बोला एक 90 डेज का थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। तो उसके चलते हो सकता है कि थोड़ा पुल बैक और फर्दर रिलीफ रैली देखने मिल सकता है निफ्टी में। अगर अगर टेक्निकल्स की बात करते हैं, लेवल्स की बात करते हैं, तो 22,850 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है। तो वो पार करता है तो फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि 22,800 के 850 से लेके नीचे की और 22,000 के आसपास एक मेजर सपोर्ट जोन है। ये बड़ा सा रेंज में रहेगा निफ्टी कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो थोड़ा चौपी रह सकता है, थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है निफ्टी में। तो मुझे ये जानना था थोड़ा, जो अगर जनरल तरह से देखें तो जो फंडामेंटल एनालिसिस वाले लोग थे और टेक्निकल वाले थे, उन दोनों में से कौन सा अपना पोर्टफोलियो को सही तरह से बचा पाया या बेच पाया? देखिए, हर एक का अलग अलग एनालिसिस हो सकता है। कोई कोई फंडामेंटल्स के ऊपर, कोई लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो फंडामेंटल्स के ऊपर देखते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के सिनेरियो देखते हैं ना, तो कोई पूरा टर्न अराउंड के देखते हैं, तो टेक्निकल्स फॉलो करते हैं। तो अपना अपना सोच है, तो अपना अपना एनालिसिस है। तो दोनों सही है अपने अपने जगह पे। तो जिसको फॉलो करना चाहिए, अगर दोनों को फॉलो कर सकते हैं तो, क्योंकि कई बार फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगता है कंपनीज, लेकिन वहाँ पे प्राइस एक्शन का मूवमेंट नहीं आता है। तो उसके चलते कितना भी फंड का कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से टेक्निकली अगर सेटअप बन रहा है तब जाके, अगर टेक्नो फंडा के हिसाब से चलते हैं तो मुझे लग रहा है कि मिक्स एंड मैच में अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे लग रहा है मुझे कि कारण अगर मालूम होता तो कारण हमको यही, जैसे कि आपने बताया, कारण वो मुख्य कारण यही था, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का जो उसने लगाए थे नहीं। बिल्कुल। और टेक्निकल वालों को ये फायदा है कि उसका रेजिस्टेंस से निकला, सपोर्ट से निकला, तो उसने अपना माल बेचा। जो प्योर टेक्निकलिस्ट है तो उसने भी कमाया। तो आपने जैसे बोला, दोनों का मिश्रण जो है वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम दो स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, जियो फाइनेंस और बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले किसके बारे में करेंगे? चलिए, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में शुरू करते हैं हमने पहले। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो, हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। यस। बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस की बात करते हैं तो पहले 109,225 पे क्लोजिंग दिया हुआ है आज, और ऑलमोस्ट 3.5% गेन्स के हिसाब से है। तो अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड से हमने देखा है कि मार्च फर्स्ट वीक से लेके मार्च एंड तक थोड़ा बहुत, और अप्रैल फर्स्ट वीक को हम लोग मान के लेके चल सकते हैं। उस टाइम पे एक शार्प रैली देखने मिला था बैंक ऑफ इंडिया में। तो लेकिन हवेवर कल के चलते न्यूज़ की वजह से स्टॉक प्राइस में भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिला है। तो हवे आज आज की बात करते हैं, आज थोड़ा बहुत फिर से रिकवरी देखने मिला है। तो स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो टेक्निकली स्टॉक प्राइस जो है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही घूम रहा है। तो पिछले हफ्ते में तो उसके ऊपर क्रॉस करके टिक रहा था, लेकिन कल के न्यूज़ के बाद फिर से एक बार उसके नीचे फिसला हुआ है। तो करंटली 200 डे मूविंग एवरेज का जो लेवल आ रहा है 1010 के अराउंड आ रहा है। तो 1010 के अराउंड आ रहा है। और अगर टेक्निकली और दूसरा चीज देखते हैं तो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। उसका रेजिस्टेंस 114 के अराउंड आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल के लिए। लेकिन अगर 115 लेवल्स के ऊपर चलता है तब जाके मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा मोमेंटम और बढ़ेगा, और एक पॉजिटिव अप ट्रेंड के लिए तैयारी हो सकता है। इसका वॉल्यूम कैसा है?
वॉल्यूम ठीक ठाक है, अगर लास्ट कुछ दिनों से जो बता रहा था कि ऑलमोस्ट 92 लेवल से 107 लग गया था, जो ऑलमोस्ट 22-24% का रिटर्न था। तो उस टाइम पे वॉल्यूम अक्यूमुलेशन अच्छा खासा हुआ है। सो जो इंडिकेट करेगा, प्रीवियसली भी बोल देखते हैं तो स्टॉक प्राइस में एक बार सेल ऑफ आया था जून के पास, बाद में थोड़ा बहुत सेटल डाउन हो गया। तो 90 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया नीचे की ओर फिलहाल के लिए। तो ऊपर की ओर देखते तो 114 का 115 का रेजिस्टेंस जोन है। तो उसके बीच में, लेकिन जो वॉल्यूम्स की बात करें तो अक्यूमुलेशन जोन दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ये वॉल्यूम्स ड्राई नहीं है। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा कहीं ना कहीं उछाल आ सकता है फर्दर, अगर 115 के ऊपर निकलता है तो। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसी है? थोड़ा करंट लेवल्स पे बाय करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक स्टॉक जहाँ 200 डे के मुंह पर कन्विंसिंगली क्लोज कर रहा है। ना ही अभी भी जो रेजिस्टेंस बताया था 104, 115, 114, 115 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्टॉक में इंडेसिसिवनेस है। तो बाय करने के लिए करंट लेवल्स पे थोड़ा वेट करना चाहिए एटलीस्ट। या 115 के ऊपर टिकता है कुछ टाइम पहले, तब जाके बाय करना है। तो हो सकता है कि वापस एक बार करेक्शन आए तो डिप्स में बाय करना बेटर है। तो मुझे लग रहा है कि पूरा टाइम के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए स्टॉक में। कोई भी एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, डाउन साइड या अप साइड ब्रेकआउट या नहीं तो नीचे करेक्शन आता है, तो उस टाइम के लिए हम लोग बाई करने के लिए सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि 115 के आसपास, 114 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है। तो थोड़ा अवॉइड करने की बात है, बाइंग थोड़ा अवॉइड करें फिलहाल के लिए। थोड़ा वो, लेकिन बिल्कुल वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एक बार वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, जिस दिन एक प्रॉपर ट्रेंड पैटर्न बनता है तो उस टाइम पे खरीदने की राय बन सकती है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शेयरों में आपने ऐसी नसीहत दी है कि थोड़ा नीचे आ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा डिप में लेने का प्रयास करें। तो उसकी एडवाइस से फायदा हुआ होगा लोगों को। बिल्कुल। जिस तरीके से हमने बताया था, पिछले कल के दिन स- स- अ, एक फॉल देखने में मिला था। तो उस टाइम पे हम हमारे जो लेवल्स थे वो ऑलमोस्ट आ चुके होंगे। तो उसमें बाइंग करने की शंका हो सकती है। तो उसमें जिस तरीके से अभी अभी जो बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें भी ऑलमोस्ट सेटअप इतना प्रॉपर नहीं बन रहा है जो कि हम लोग बोल सके कि यहाँ से बिल्कुल रिटर्न आ सकता है। तो जब रिटर्न नहीं आ रहा है और एक्सपेक्टेड नहीं है, तो अननेसरी उसमें डिप्लॉय कर पैसा डिप्लॉय करना थोड़ा यूजलेस हो जाता है। तो जब तक एक क्लियर सामने नहीं आता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। या क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक में पेशेंस जरूरी है। तो उसके बाद ही जब हमको स्ट्रक्चर बेहतर लगता है, तो उस टाइम पे पैसा डिप्लॉय करना बहुत बेटर है करंटली देखा जाए तो। वही टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग है बैंक ऑफ इंडिया में। हाँ बिल्कुल, टेक्निकल इंडेक्स की बात करते हैं, वीकली में आरएसआई अभी 52 पे चल रहा है। एक डिसेंट ऑलमोस्ट जनवरी में, अक्टूबर में देखा जाए तो अक्टूबर में 26 तक गया था वीकली में। तो वहां से बाउंस बैक होकर 52 तक आ चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम अभी थोड़ा पॉजिटिव कंटिन्यूएशन है। और एमएसीडी स्पेशली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, हिस्टोग्राम और मूविंग एवरेज दोनों। तो दोनों इंडिकेटर्स के हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट सपोर्ट हो रहा है स्टॉक प्राइस में। तो निष्कर्ष आपका क्या है, क्या सलाह है आपको? सही सर। अब आपकी सलाह क्या है लास्ट में, संक्षेप में? मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए स्टॉक को। जिस दिन यार नीचे आए तो बाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 के अराउंड एक बेस बना चुका है स्टॉक प्राइस। तो क्योंकि जिस तरीके से बेस बना है उसके वजह से लग रहा है कि यार नीचे आए तो बाई कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर वॉच करें। अगर मोमेंटम में 114 के ऊपर, 115 के ऊपर टिकता है स्टॉक कन्विंसिंगली, तो तब जाके बाई करें। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए फिलहाल के लिए। अगर हम लोग को लगता है कि फिर से नेक्स्ट सेशन में कभी भी हमको लगता है, तो उस टाइम पे फिर से इसको स्टॉक को रिव्यू करेंगे। तो उस टाइम पे हम लोग उसमें एडवाइस दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और जियो फाइनेंस का क्या ट्रेंड चल रहा है आपके हिसाब से? देखिए, जियो फाइनेंस में रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, मतलब रिसेंटली मतलब भी ऑलमोस्ट 2 साल से 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। तो लिस्टिंग का जहाँ पे हुआ था प्राइस ऑलमोस्ट उसी के लेवल के आसपास है। जिस टाइम पे लिस्टिंग हुआ था ऑलमोस्ट 262 का लिस्टिंग हुआ था। तो करंटली ऑलमोस्ट प्राइजेस भी अगर देखा है तो उसी के आसपास है। तो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो मोजली देखा जाए तो स्टॉक प्राइस का ट्रेंड की बात करते हैं, उस टाइम पे लो बनाया था ऑलमोस्ट 200 के अराउंड। तो 200 के अभी भी फिलहाल 200 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो एक बड़ा सा रैली देखने मिला था थोड़ा बहुत बीच में। तो ऑलमोस्ट 394 का हाई बनाया था।
वहां से फिर से डिक्लाइन हो गया, फिर से जहाँ पे लिस्टिंग हुआ था वही के आसपास आके टिका हुआ है स्टॉक प्राइस फिलहाल के लिए। और वॉल्यूम कैसे हैं? वॉल्यूम बिल्कुल शानदार है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से एक एक बड़ा हस्ती का पार्टनर है, रिलायंस का पार्टनर एक कंपनी है, तो उसके चलते मुझे कहीं पे भी वॉल्यूम में कोई डिक्लाइन नहीं है। और रिसेंटली भी जो जैसे 200 के आसपास आया था स्टॉक प्राइस, तो उस टाइम पे भी एक शानदार वॉल्यूम हुआ है, तो उसके चलते वॉल्यूम्स अक्यूमुलेशन बिल्कुल कंटिन्यूएशन है। और वो इंडिकेट कर रहा है क्लियरली चार्ट्स पे भी देखा जाए तो 200 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाया है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे तो दोनों साइड घुमा है, तो अब आपको क्या ट्रेंड लग रहा है? देखिए, मुझे अगर मेजरली अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं तो स्पेशली इसमें रिस्क थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अभी 240 के आसपास अराउंड चल रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस हाई ऑलमोस्ट 394 बनाया था। तो बहुत बहुत सारा ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है इसमें स्टॉक प्राइस देखा जाए तो। जब तक कि 200 के ऊपर क्लोजिंग के बेसिस में उसके ऊपर टिका होता है, मुझे लग रहा है कि रिस्क थोड़ा फेवरेबल है अभी इसमें। तो अगर देखा जाए तो ऊपर लेवल से ऑलमोस्ट 45 से 50% तक 47% का करेक्शन दे चुका है। तो रिस्क बहुत लिमिटेड है। अगर किसी को अगर ट्रेड भी करना कर सकते हैं तो 200 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 200 के नीचे क्लोजिंग बेसिस में अगर टूट जाता है, उसके नीचे क्लोज होता है कन्विंसिंग एक हफ्ता, तो उसको एग्जिट कर लेना चाहिए। नहीं तो मुझे लग रहा है कि 200 के आसपास अभी अभी एक रिलेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नीचे लेवल्स पे स्टॉक प्राइस चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में इमीडिएट बेसिस में रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस 238 से 240 के अराउंड है। अगर 280 240 का लेवल अगर निकलता है, तो मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज है 290, तो वहां तक ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर। तो फिलहाल जो भी है, टू रेजिस्टेंस जो है 240 के लेके चलिए, और ऊपर का उसके ऊपर 290 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस होना है। तो उस नीचे के सपोर्ट जैसे मैं बताया, 200 का एक की सपोर्ट जो होता है, उसके नीचे चलता है तो स्टॉक प्राइस को अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। तो इसका रिस्क रिवार्ड आपको क्या लग रहा है? जैसे मैंने बताया अभी 200 का रिस्क है, तो वो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर 200 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 10% ज़्यादा 10% हो जाता है, तो वो रिस्क लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर अपसाइड की बात करते हैं, रिवॉर्ड ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 240 के ऊपर निकल जाता है स्टॉक प्राइस, बहुत ज़्यादा बाउंस करने के चांसेस आ रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 31 to 35% का रिटर्न मिलने के चांसेस हो सकते हैं कुछ अगर 6 to 1 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो लेकिन जो भी है सपोर्ट्स के पास ही है स्टॉक प्राइस। तो यहाँ पे या नीचे आए तो थोड़ा अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, और स्टिफ एक स्टिफ स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 200 के आसपास। 200 का अगर जिस दिन क्लोजिंग देता है उसके नीचे, या 1 2 डेज का एक कन्विंसिंग क्लोजिंग देता है 200 के नीचे ट्रेड करता है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि एक नया टेरिटरी में चला जाएगा स्टॉक प्राइस उस टाइम पे। तो देखिए, जिससे जितनी आशा थी लोगों को इससे कि सीधा एक ही साइड में चलता रहेगा और नीचे नहीं गिरेगा, तो लोगों की जो हाँ, मनोकामना पूरी नहीं हुई। बिल्कुल सही सर। एक्चुअली कैसा है कि रिलायंस ने कंपनी तो बनाया, लेकिन उसे प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ बिजनेस मेजरली था नहीं। तो अभी अभी शुरुआत हुआ है आज के दिन अगर देखा जाए तो। पहला उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स में शुरुआत किया जियो ने। आज के दिन अगर देखा जाए तो एक न्यूज़ था कि जियो ने एक लेंडिंग का पर्सनल लेंडिंग का पर्सनल लेंडिंग के लिए भी चालू किया है। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी शुरुआत हो रही है इसकी वजह से। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्टॉक में भी ग्रेजुअली जियो फाइनेंशियल्स जैसे हो गया, तो उसमें थोड़ा बहुत ग्रेजुअली मूवमेंट आता रहेगा, क्योंकि पहले जब लॉन्च किया था उस टाइम पे उसमें बिजनेस मेजरली था नहीं, लेकिन इट वॉज फ्यूचर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से स्टॉक प्राइस चल रहा था। और दूसरा चीज़ है कि इसमें ऑलमोस्ट रिलायंस का भी स्टेक, रिलायंस का शेयर जो है इसके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है, तो वो भी वेटेज में आता है। तो ये सब मिला के स्टॉक प्राइस का अभी भी वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो एक ठीक ठाक है। स्टॉक प्राइस जो भी है 200 के आसपास सपोर्ट के पास ही ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव है स्टॉक प्राइस करंट लेवल्स पे। तो रिलायंस मैजिक वाली चीज़ नहीं हुई, तो लोग सोच रहे थे डबल ट्रिपल हो जाएगा, मल्टीबैगर सिटी हिट सर हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बताया, लेकिन हर चीज के लिए टाइम रहता है इतना। रिलायंस भी अगर देखा है तो कुछ टाइम पीरियड अगर पहले के जमाने में देखते तो रिलायंस भी 1 2 साल में डबल टिबल तो नहीं हुआ है, तो ग्रेजुअली सालों साल होने के बाद वो आपको वो रिटर्न्स मिलते हैं। इसमें भी सेम चीज हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी लॉन्चिंग हुआ है इसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह का रिलायंस में, तो ये सब के लिए तो मुझे लग रहा है कि तो ग्रेजुअली इसमें गेन्स होता रहेंगे। जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ता जाएगा, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में भी अप्रिसिएशन होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, थोड़ा वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। तो आप कॉन्फिडेंट है कि ब्लू चिप और आगे बढ़ेगा?
बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आज के दिन अगर डिजिटल लोन्स का चालू किया है, इसके पहले जियो ने म्यूचुअल फंड्स का वही चालू किया था। तो ग्रेजुअली एक 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 बिजनेस करते लॉन्च होते जा रहे। तो जैसे लॉन्च होंगे स्टॉक प्राइस में भी मोमेंटम आता जाएगा। आज के दिन लोन्स लोन्स का न्यूज़ था, उसके चलते आज ऑलमोस्ट 5.5% अपसाइड है। तो मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए जियो फाइनेंशियल्स को। तो आपने अच्छी सलाह दी। आज के प्रोग्राम में अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया को भी अवॉइड करें, और नीचे आए तो उसको लेने की डीप में ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी भी जो रेंज दी है उसमें लेंगे तो उनको फायदा ही होगा, इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म वालों को। बिल्कुल। तो हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आने के लिए और बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग, थैंक यू। थैंक यू फिर सर, हैव से अ नाइस डे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक थैंक यू। यू।